नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आइए आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा जीके में। दोस्तों, हम देख रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता और आज सिंधु घाटी सभ्यता की अंतिम क्लास है, जिसके अंदर हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक स्थिति, आर्थिक स्थिति व उसका पतन किस प्रकार हुआ, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक स्थिति। सिंधु घाटी सभ्यता के जो व्यक्ति थे वो प्रकृति प्रेमी थे। प्रकृति प्रेमी, सिंधु घाटी सभ्यता के व्यक्ति प्रकृति प्रेमी थे। ये महिला व पुरुष देवताओं की पूजा किया करते थे। महिला व पुरुष देवताओं की पूजा करते थे। जैसे हमें यहाँ से कोई मूर्तियां प्राप्त हुई है तो उसमें कुछ मूर्तियां, ज्यादातर मूर्तियां तो महिलाओं की है, महिला देवियों की है, लेकिन कुछ मूर्तियां उसमें पुरुषों की भी है। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये महिला देवताओं की भी पूजा करते थे और पुरुष देवताओं को भी पूजा करते थे। इसके अलावा ये लोग अंधविश्वासी थे। अंधविश्वासी व्यक्ति थे या अंधविश्वास रखते थे। अंधविश्वासी व्यक्ति थे, क्या करते थे इसके साथ में? जादू टोना टोटका पे विश्वास रखते थे। जादू टोना टोटका आदि पर विश्वास करते थे। आदि पर विश्वास करते थे। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता में हम देखते हैं कि बलि प्रथा का प्रचलन था। बलि प्रथा का प्रचलन था। बलि प्रथा का प्रचलन था। यहां पर हमें बलि प्रथा के भी क्या मिलते हैं? साक्ष्य मिलते हैं। एक कोई मूर्ति है, उन मूर्ति के सामने एक व्यक्ति हाथ में तलवार या चाकू लिए हुए खड़ा है, पास में एक बकरा बंधा हुआ है। तो अनुमान लगाया जाता है कि ये बलि प्रथा का साक्ष्य है। ये मूर्ति के सामने या जो भी देवी या देवता है उसके सामने इस बकरे की क्या देना चाहते हैं? बलि देना चाहते हैं। इसके अलावा अगर और देखें तो हमें कालीबंगा से हवन कुंड मिले। कालीबंगा से हवन कुंड मिले। हवन कुंड प्राप्त हुए। ये भी इनकी धार्मिक स्थिति के बारे में हमें बताते हैं कि हवन यज्ञ वगैरह किया करते थे। तो किस प्रकार के व्यक्ति हैं? धार्मिक व्यक्ति थे। ये लोग किसकी पूजा करते थे? तो वृक्ष पूजा, जल पूजा, लिंग पूजा व योनि पूजा में विश्वास करते थे या योनि पूजा करते थे। वृक्षों की, जल की, शिवलिंग की आदि चीजों की क्या क्या करते थे? पूजा किया करते थे। इसके अलावा अगर हम देखें तो इन लोगों को, इन्हें ध्यान व योग का ज्ञान था।
ध्यान व योग क्या ज्ञान था। हम देखते हैं कि हमें मोहनजोदड़ो से एक मूर्ति प्राप्त होती है जहां पर एक व्यक्ति ध्यान की साधना में बैठा हुआ है और योग की भी कर रहा है, तो उसे के कुछ साक्ष्य भी हमें मिलते हैं। तो इन लोगों को ध्यान व योग का भी ज्ञान था। इसके अलावा हमें एक मोहनजोदड़ो से मूर्ति प्राप्त होती है, योगी की मूर्ति। और ये कहां से प्राप्त होती है? मोहनजोदड़ो से। और ये जो योगी की मूर्ति है इसे जॉन मार्शल ने पशुपतिनाथ कहा। पशुपतिनाथ कहा, या इसी मूर्ति को फिर आद्य शिव भी कहा जाता है। आद्य शिव, इसी मूर्ति को आद्य शिव भी कहा जाता है। तो इसके हमें चित्र या ये मूर्ति में प्राप्त होती है। तो ये है सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक स्थिति। सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक स्थिति जहां से हमें प्रकृति प्रेम के साक्ष्य मिलते हैं, महिला व देवताओं की पूजा किया करते थे, अंधविश्वास रखते थे, जादू टोना टोटका आदि में विश्वास करते थे, बलि प्रथा का प्रचलन था, इन्हें ध्यान योग आदि का भी ज्ञान था। और मोहनजोदड़ो से जो मूर्ति प्राप्त हुई है योगी की, उसे जॉन मार्शल ने पशुपतिनाथ की मूर्ति या पशुपतिनाथ कहा और इसी को आद्य शिव भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर और बात की जाए तो यहां से हमें मूर्तियां मिली है। मूर्तियां मिली परंतु मंदिर नहीं मिले, परंतु मंदिर नहीं मिले। यानी सिंधु घाटी, पूरी की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता से हमें मूर्तियां तो बहुत मिलती है, लेकिन वहां पर कहीं भी मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलते। तो एक अलग बात है, मूर्तियां मिली है लेकिन मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलते। और भारत के अंदर अगर अपने मंदिर के साक्ष्य या ढंग से मंदिर देखे जाए तो वो आपको मिलेंगे। बौद्ध स्तूपों को अगर छोड़ दिया जाए तो गुप्त काल में आपके मंदिर बनना भारत के अंदर प्रारंभ हुए थे। ये है सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक स्थिति। अब देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति, इनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी इसके बारे में भी अपने चर्चा करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था थी वो व्यापार व कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। व्यापार व कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था थी वो किस पर निर्भर करती थी? व्यापार पर और कृषि पर निर्भर किया करती थी। ये व्यापार व बाजार का मुख्य केंद्र था। बाजार व व्यापार का मुख्य केंद्र था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता है वो बाजार व व्यापार का क्या थी? मुख्य केंद्र थी। इसके अलावा ये गेहूं, चना,
सरसों, मटर आदि से परिचित थे या आदि का उत्पादन किया करते थे, आदि का उत्पादन किया करते थे। यहां से क्या होता था, गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, रागी आदि फसलों का यहां से क्या होता था, बड़े स्तर पर उत्पादन किया जाता था। और अगर देखा जाए तो लोथल, इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक फसल आती है चावल व बाजरा। चावल व बाजरा से अपरिचित थे। चावल व बाजरा से अपरिचित थे। अब हमने पढ़ा है कि हमें लोथल से चावल व बाजरा के क्या मिलते हैं, साक्ष्य। चावल व बाजरा के साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं, हमें लोथल से। इसके साक्ष्य हमें मिलते हैं लोथल से। लेकिन चावल व बाजरा के जो साक्ष्य मिलते हैं वो सभी स्थानों पे नहीं मिलते, कुछ एकमात्र स्थानों पे मिलते हैं। तो अपने अनुमान लगाएंगे कि अपरिचित थे, जानते नहीं थे चावल और बाजरा के बारे में, ज्यादा नहीं जानते थे। देखा जरूर था इन्होंने चावल और बाजरा, उसके बारे में ज्यादा कुछ जानते नहीं थे। इसके अलावा हमें रंगपुर से, जो गुजरात के अंदर स्थित है, वहां से हमें चावल के कचरे के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। एक स्थान पड़ता है सोरथुगुई। सोरथुगुई और मुंडिका को 2 स्थान बताए थे। इसमें सोरथुगुई कहां पर, अफगानिस्तान। सोरथुगुई कहां पर स्थित है, अफगानिस्तान। और यहां से हमें नहरों के साक्ष्य मिलते हैं। नहरों के साक्ष्य मिलते हैं। और ये जो सोरथुगुई है और इसके अलावा मुंडिको, ये सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तर वाले स्थान है, उत्तरतम स्थान है। धोलावीरा से हमें जलाशय के साक्ष्य मिलते हैं। धोलावीरा से जलाशय के साक्ष्य प्राप्त हुए। वहां पर हमें जलाशय, तालाब, कुएं वगैरह के साक्ष्य भी हमें वहां से प्राप्त होते। एक तालाब भी बना हुआ था, एक स्विमिंग पूल भी था, एक जल ग्रहण या जल संग्रहण का बहुत बड़ा पुल भी बना हुआ था। इसके अलावा वहां से हमें कुएं भी प्राप्त होते हैं। पशुपालन के अवशेष भी मिलते हैं। पशुपालन के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से हमें पशुपालन के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ये लोग ऊंट व हाथी से अपरिचित थे। ऊंट व हाथी से अपरिचित थे। ये लोग ऊंट व हाथी से क्या थे, अपरिचित थे, यानी ऊंट व हाथी के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। जैसे वर्तमान में बहुत सारे जानवर हैं जो हमने देखे हैं लेकिन उनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, तो वो क्या हो गए, हमसे अपरिचित, या उनसे हम क्या है, अपरिचित। तो उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ऊंट व हाथी से क्या थे, अपरिचित थे। विदेशी व्यापार होता था। विदेशी व्यापार का प्रचलन था। एक अभिलेख मिलता है, सारगोन अभिलेख। सारगोन अभिलेख
और सारगोन अभिलेख के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहा गया। सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहा गया। और मेलुहा है वो क्या कहा जाता है? नाविकों का देश। नाविकों का देश। और ये हाजा पक्षी यानी मोर के लिए प्रसिद्ध था। हाजा पक्षी क्या होता है? मोर। और मोर के लिए या फिर जो मेलुहा देश है ये प्रसिद्ध माना जाता था, तो इसे नाविकों का देश कहा जाता था। और हाजा पक्षी और मोर के लिए क्या माना जाता था? पवित्र, या इसके लिए प्रसिद्ध माना जाता था। यहाँ पर मोर को पवित्र पक्षी के रूप में पूजा जाता था। आज भी अपने राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मोर को ही मान्यता प्राप्त है, तो उसी प्रकार उस समय भी मोर को माना जाता था। इसके अलावा और बातें देखें तो कपास को सीडन कहा जाता था। कपास को सीडन कहा जाता था। और कपास के जो प्रथम साक्ष्य है, कपास की कृषि के प्रथम साक्ष्य या कपास की खेती के प्रथम साक्ष्य वो भी हमें भारत से प्राप्त होते हैं। कपास की खेती के प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त होते हैं? भारत से। इसके अलावा अगर और देखा जाए तो यहां पर मुद्रा विनिमय के स्थान पर मुद्रा विनिमय के स्थान पर वस्तु विनिमय का प्रचलन था। वस्तु विनिमय का प्रचलन था, यानी मुद्रा विनिमय के स्थान पर किसका प्रचलन था? वस्तु विनिमय का। पैसे के बदले कोई वस्तु न लेकर वस्तु देकर दूसरी वस्तु ली जाती थी। किसी व्यक्ति को गेहूं चाहिए तो वो गेहूं देगा और उसके बदले में क्या ले लेगा? चना ले लेगा या चावल ले लेगा या गाय ले लेगा, जो भी उसको कुछ वस्तु चाहिए थी। तो उस समय मुद्रा विनिमय के स्थान पर किसका प्रचलन था? वस्तु विनिमय का प्रचलन था। और देखा जाए तो ये लोग सोने व चांदी का प्रयोग करते थे। सोने व चांदी का प्रयोग करते थे। चांदी का प्रयोग किया जाता था। लोहे से अपरिचित थे। लोहे से अपरिचित थे। कांसा बनाना जानते थे। कांसा बनाना, यानी तांबे में अगर टिन मिलाया जाए तो क्या बन जाएगा? कांसा। और ये बात कौन जानते थे? आपकी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जानते थे। तो अपने से कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसके अलावा ये शंख वगैरह के बारे में जानकारी मिलती है, क्योंकि बालाकोट से में शंख के साक्ष्य मिलते हैं, जो कहां पर स्थित है? पाकिस्तान के अंदर स्थान है बालाकोट। वहां से में शंख के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। तो ये आपके सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक स्थिति, इनकी अर्थव्यवस्था के आधार क्या थे, किस चीज से परिचित थे, किस चीज से अपरिचित नहीं थे। तो जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो ले जल्दी से। फिर देखते हैं इनके अंदर मूर्तियां व मोहरे किस प्रकार से बनाई जाती थी, उनका किस प्रकार प्रचलन था। इसके साथ ही हम इससे पहले देख चुके हैं लिपि, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, जिसे हमने भाव चित्रात्मक लिपि कहा था, जिसके हमें चित्र मिलते हैं। और चित्र है 350 से 400 के मध्य, और जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, जो दाएं से बाएं व फिर बाएं से दाएं लिखी जाती थी। अब देखते हैं मूर्तियां व मोहरे।
मूर्तियां व मोहरे। सिंधु घाटी सभ्यता में जो प्राप्त हमें मूर्तियां हैं और जो मोहरे प्राप्त होती है उनके बारे में हमें क्या जानकारी मिलती है उसके बारे में अपने देखते हैं। तो यहां से जो मूर्तियां हैं वो 3 प्रकार की प्राप्त होती है। मूर्तियां 3 प्रकार की है। पहली है मिट्टी की मूर्तियां। मिट्टी की मूर्तियां जिन्हें टेराकोटा भी कहा जाता है। दूसरी है धातु की मूर्तियां। धातु की मूर्तियां। और तीसरी है पत्थर की मूर्तियां। पत्थर की मूर्तियां स्टोन से बनाई जाती थी, यानी मिट्टी से है, धातु से है, यानी और आपके पत्थर से बनाई जाती है। ये 3 प्रकार की मूर्तियां में मिलती है। मेटल और स्टोन हो गए और ये आपके मिट्टी से प्राप्त मूर्तियां। इस प्रकार से हमें 3 प्रकार की मूर्तियां प्राप्त होती है। मोहनजोदड़ो से हमें एक धातु की मूर्ति प्राप्त होती है। मोहनजोदड़ो से हमें तांबे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त होती है। तांबे की नर्तकी की 4 सेमी की मूर्ति प्राप्त होती है। जो नृत्य मुद्रा में खड़ी हुई है और वो धातु यानी तांबे की बनी हुई मूर्ति है और कितनी उसकी हाइट है, 4 सेमी छोटी मूर्ति है, उसका सिर्फ ढांचा बनाया गया है। इसके अलावा में देमाबाद से धातु का रथ प्राप्त होता है। देमाबाद महाराष्ट्र के अंदर, देमाबाद कहां पड़ता है? महाराष्ट्र। और यहां से हमें धातु का रथ प्राप्त होता है। देमाबाद से धातु का रथ प्राप्त होता है। और मोहनजोदड़ो से पत्थर की मूर्तियां प्राप्त होती है। मोहनजोदड़ो से हमें किसकी मूर्तियां मिलती है? पुरोहित राजा की। पुरोहित राजा की मूर्ति ये हमें कहां से मिलती है? मोहनजोदड़ो से हमें पुरोहित राजा की मूर्ति प्राप्त होती है। इसके अलावा हमें टेराकोटा की मातृ देवी की मूर्ति मिलती है। टेराकोटा यानी मिट्टी, टेराकोटा की मातृ देवी की मूर्ति भी हमें प्राप्त होती है। मातृ देवी की मूर्तियां प्राप्त होती है। तो ये कुछ प्रकार से हमें वहां की मूर्तियां प्राप्त होती है। और अगर देखा जाए मोहरों के बारे में, मोहरे यानी सील, मोहरों के बारे में देखा जाए उस समय जो मोहरे हैं वो शेलखड़ी पत्थर की बनाई जाती थी। मोहरे शेलखड़ी पत्थर व धातु की प्राप्त होती है, धातु की बनाई जाती थी। लेकिन ज्यादातर जो मोहरे प्राप्त होते हैं वो किसके प्राप्त होते हैं? शेलखड़ी पत्थर की प्राप्त होती है। धातु तांबे की मूर्ति या आपके कांसे की मोहरे बहुत कम मात्रा में प्राप्त होती है। ज्यादातर किसके? शेलखड़ी, जो क्या होता है? एक मुलायम पत्थर होता है और उसकी क्या बनाई जाती थी? मोहरे बनाई जाती थी। इसी के साथ सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरे, अभिलेख युक्त मोहरे कहां से प्राप्त होती है? हड़प्पा से।
हड़प्पा से प्राप्त होती है। और सर्वाधिक अगर मोहरे पूछ ली जाए तो वो है आपके मोहनजोदड़ो से। सर्वाधिक मोहरे हैं मोहनजोदड़ो से। और इसी के साथ में ध्यान रखना, मोहरों पर सर्वाधिक चित्र किसका बना है? तो मोहरों पर एक सिंगा, जैसे एक सिंगी भी बोला जाता है, यूनिकॉर्न बोला जाता है, वैसे तो इसे यूनिकॉर्न या एक सिंगा या एक सिंगी का सर्वाधिक चित्र बना है। एक सिंगा का सर्वाधिक चित्र मिला है। तो ये अपनी इधर मूर्तियां हुई, ये मोहरों के बारे में अपने सिंधु घाटी सभ्यता से क्या क्या चीजें प्राप्त होती है वो हमने देख ली। इसके साथ हमें यहाँ से मेसोपोटामिया की मोहरें भी प्राप्त होती है, फारस की मोहरें भी प्राप्त होती है। तो ये कुछ चीजें हमने मोहरों के बारे में देख ली। तो सिंधु घाटी सभ्यता से हमें मूर्तियां किस प्रकार की प्राप्त होती है और मोहरें किस प्रकार की प्राप्त होती है। और अब लास्ट व फाइनल में हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो पतन के क्या क्या कारण है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण। अब अपने देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण। अब ध्यान रखना, जब भी आपकी मेंस में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण लिखिए, तब सबसे पहले लाइन ये लिखनी है कि इतनी बड़ी सभ्यता के पतन के कोई एक कारण नहीं हो सकता। यानी इतनी बड़ी सभ्यता है, इसका पतन का कोई भी एक कारण नहीं हो सकता। तो इसके निम्न इतिहासकार या अलग अलग इतिहासकारों ने ये कारण दिए हैं या निम्न कारण दिए हैं। तो इसमें नंबर 1 पर देखने हैं गोल्डन चाइल्ड। गोल्डन चाइल्ड वह मार्टिमर व्हीलर के अनुसार, वह मार्टिमर व्हीलर के अनुसार गोल्डन चाइल्ड व मार्टिमर व्हीलर क्या मानते हैं इस कारण सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के क्या कारण मानते हैं, इनकी अगर चर्चा की जाए तो ये कहते हैं कि इनके ऊपर आर्यों का हमला हुआ था। आर्यों का हमला, ये मुख्य कारण मानते हैं कि मध्य एशिया से एक जाति आई, जो जाति थी आर्य जाति। जाति का नाम क्या था? आर्य जाति। और उसने हमला किया और पूरी की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का क्या कर दिया? पतन कर दिया। इस पूरी की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता को समाप्त कर दिया। इसके बाद में आते हैं एस.आर. राव। एस.आर. राव, जॉन मार्शल व अर्नेस्ट मेक्के। और ये मानते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण है वो है बाढ़। इनका मानना है कि जो बाढ़ आने से सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हो गया? पतन हुआ होगा। इसके अलावा जो जॉन मार्शल है वो अलग से मानते हैं कि इनके साथ ही या तो हुई होगी राजनीतिक शिथिलता, प्रशासनिक शिथिलता, प्रशासनिक शिथिलता।
ये भी कौन मानते हैं आपके जॉन मार्शल अलग से मानते हैं कि प्रशासनिक शिथिलता के कारण भी सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ होगा। अमलानंद घोष मानते हैं जलवायु परिवर्तन। अमलानंद घोष और ये मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण है जलवायु परिवर्तन। इनका मानना है भैया तो वर्षा, कुछ जगह वर्षा बंद हो गई होगी, कुछ जगह बाढ़ आ गई होगी, जिस कारण जलवायु का परिवर्तन हुआ और यहाँ पर क्या हो गया, फिर सिंधु घाटी सभ्यता का धीरे धीरे पतन होता गया। यूआर कैनेडी मानते हैं महामारी। यूआर कैनेडी मानते हैं प्राकृतिक आपदा या महामारी। प्राकृतिक आपदा या यहां पर क्या होगी, महामारी। इनका मानना है या तो कोई महामारी आ गई होगी या क्या हो गई, प्राकृतिक आपदा। और अपने देखते हैं कि वर्तमान में भी महामारी आई है, जैसे पीछे कोरोना या फ्लू वगैरह कुछ बीमारियां आई थी, प्लेग आई थी पीछे, उस प्रकार की कोई अगर महामारी आई है जिस प्रकार पूरी की पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हो गया, विनाश हो गया, उनका पतन हो गया। माधव स्वरूप वत्स। माधव स्वरूप वत्स और ये मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन का कारण है वो है नदियों का रास्ता बदलना। नदियों का रास्ता बदलना। नदियों ने अपना रास्ता चेंज कर लिया, रास्ता बदलने के कारण इनसे क्या हो गया कि इनके जो किनारे बसे हुए नगर थे वो पूरे के पूरे नगर क्या हो गए, वीरान हो गए, नगर पूरे के पूरे समाप्त हो गए। ये कुछ इतिहासकारों के आपके क्या मिलते हैं, हमें विचार मिलते हैं कि कौन किसके अनुसार इनका पतन मानता है, लेकिन लास्ट में एक लाइन जरूर लिखना कि इतनी बड़ी सभ्यता के पतन का कारण, इतनी बड़ी सभ्यता के पतन का कारण एक नहीं हो सकता, अतः सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के अनेक कारण रहे होंगे। पतन के अनेक कारण रहे होंगे, जिसमें अपने अलग अलग कारण देख लिए। हो सकता है सभी कारण हो, कहीं पर महामारी आ गई हो, कहीं पर आनियों का आक्रमण हो गया हो, कहीं पर बाढ़ आ गई हो, कहीं पर नदियों ने रास्ता चेंज कर लिया। इस प्रकार अपने अलग अलग जगह पर अलग अलग कारण भी हो सकते हैं। तो इसी प्रकार में ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक बड़ी सभ्यता है और इतनी बड़ी सभ्यता के पतन का कारण कोई भी एक कारण नहीं हो सकता, तो इसके अलग अलग कारण भी मिलते हैं। तो अलग अलग विद्वानों के अनुसार हमने अलग अलग तरीके से देख ली। जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे वो ले लो। और ये हो गई अपनी सिंधु घाटी सभ्यता पूरी। और इसके बाद में जो शुरुआत होती है वो होती है वैदिक सभ्यता की। इसके बाद में आती है हमारी वैदिक सभ्यता, जिसकी चर्चा करेंगे अपने अगली क्लास के अंदर। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू, बाय। फिर मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। इतने जय हिंद, जय भारत।